हमारी आशा और आस्था के केंद्र आदरणीय गोविंदाचार्य जी, आज के 18वें स्थापना दिवस के निमित्त हमारे बीच प्रमुख अतिथि के नाते से उपस्थित आदर्शवादी पत्रकार आदरणीय NK सिंह जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन श्रीवास्तव जी, बसवराज पाटिल लीरापुर जी, गदाधर विद्रोही जी, मंच का संचालन कर रही आदरणीय सुकर्मा जी, मेरे सामने विराजे अनेक सम्मानित गणमान्य लोग और साथी। पवन जी ने अब तक की यात्रा 2004 से और कल तक नदी संवाद 12 अप्रैल को जो नदी संवाद हुआ, वहां तक पूरी यात्रा को समेटने का प्रयास आपके सामने किया। समय की मर्यादा होने के बावजूद मैंने उस 18 वर्ष की यात्रा को आपके सामने रखा। चीन देश में एक प्रसिद्ध कहावत है कि हर महान यात्रा पहला कदम रखने से प्रारंभ होती है। तो 15 मई 2004 को माननीय गोविंदाचार्य जी ने स्वतंत्र यात्रा जो प्रारंभ की, उसका पहला कदम राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन में बैनर बनना था। एक विकट परिस्थिति देश और समाज के सामने खड़ी थी। एक विदेशी मूल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। समाज में बेचैनी थी। समाज इधर उधर झांक रहा था, कहीं से नेतृत्व उभरे, कोई सामने आए और देश और समाज का नेतृत्व करे। और उस समय देश के सामने आदरणीय गोविंद जी ने अपनी पूरी साख को दांव पर लगाकर जंतर मंतर पर खड़े हो गए और देश की स्वाभिमान की रक्षा का एक सफल कार्यक्रम हम सबके सामने रखा। इसके सौभाग्य से अगले 4-5 दिनों में ही वो विषय समाप्त हो गया। वो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उठाया गया कदम था, लेकिन आगे योजना पूर्वक, विचार पूर्वक जो माननीय गोविंद जी ने स्वतंत्र यात्रा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख पवन जी ने किया, 20, 21, 22 नवंबर 2004 को वाराणसी में पहला भारत विकास संगम आयोजित हुआ। और उस भारत विकास संगम में देश भर से जो विकल्प की तलाश रहे लोग थे, ऐसे 100 से अधिक संगठन और लगभग 375 से अधिक साथी उसमें उपस्थित थे। वहां माननीय गोविंद जी ने अपना मंतव्य हम सबके सामने रखा। उसी में से व्यवस्था पर परिवर्तन, ये हमारा ध्येय है। ये माननीय गोविंद जी ने सबके सामने रखा और उसके लिए हमको रचनात्मक, आंदोलनात्मक और बौद्धिक तीनों प्रकार के कार्य करने होंगे। ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की और उस रूपरेखा के कारण प्रभावित होने वालों में मैं भी एक हूं। आगे अपने पूर्व सारे संगठनों को छोड़कर मैं माननीय गोविंद जी के साथ जुड़ गया। वहां उन्होंने जो विषय रखा था कि ये गलत है, ये कहना पर्याप्त नहीं है, अगर ये नीति, अगर ये योजना सही नहीं है, गलत है, इतना बताना पर्याप्त नहीं है,
सही क्या है, सही नीति क्या है, सही योजना क्या है, ये बताना भी हमारा कर्तव्य है। इसको उन्होंने बौद्धिक कार्य कहा, रिसर्च, पॉलिसी रिसर्च इसको आज की भाषा में कहते हैं। फिर केवल पॉलिसी रिसर्च, कागज में पॉलिसी रिसर्च जमा करने से सारा काम नहीं होगा, कुछ धरातल पर सफल प्रयोग भी करने होंगे। उसको रचनात्मक काम कहा। शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गौपालन के क्षेत्र में कुछ धरातल पर सफल प्रयोग हो, सिर्फ कागजों में वो न रह जाए, तो उसको रचनात्मक काम कहा। और जो सही हमको लगता है, जो मुद्दे, जो नीतियां, जो योजनाएं हमको सही लगती है, उसको सरकार के सामने रखना, समाज के सामने रखना। उसके लिए सरकार और समाज से संवाद करना और जरूरत पड़ी तो सरकार से संघर्ष भी करना। इसको उन्होंने आंदोलनात्मक गतिविधि के नाते कहा। आगे अन्य गोविंदाचार्य जी ने एक और दर्शन हमारे सामने रखना प्रस्तुत किया, उसको प्रकृति केंद्रित विकास की संकल्पना के नाम से आज हम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में जो यूरोप में नव जागरण हुआ और उस नव जागरण से जो एक प्रोटेस्टेंट विश्व दृष्टि पैदा हुई और उसमें से मानव केंद्रित विकास ये चल पड़ा और आगे 1775 में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और उससे औद्योगिक क्रांति चल पड़ी। इन दो घटनाओं ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और 1775 में भाप के इंजन से प्रारंभ औद्योगिक क्रांति ने और मानव केंद्रित यूरोप की दृष्टि में विश्व में 200 साल में केवल जलवायु परिवर्तन नाम का एक भीषण संकट खड़ा कर दिया। उसी संकट का विकल्प केवल भारतीय संस्कृति दे सकती है और भारतीय संस्कृति ने दिया है भूतकाल में। इस विश्वास के साथ माननीय गोविंदाचार्य जी ने हमारे सामने एक नया दर्शन रखा, उसको प्रकृति केंद्रित विकास ये उन्होंने नाम रखा। आगे अनेक गतिविधियों में, जिसको अभियान कहिए, मूवमेंट करिए, उसमें सहयोग रहा और आज हम 18 वर्ष, आज 18वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो पवन जी ने जिसको कहा कि अब वोट का अधिकार या युवा अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, तो साथियों अब ये 18 वर्ष जैसे हो गए हैं, 2004 के बाद अब चलना प्रारंभ किए हैं, तो 2029 में हम 25 वर्ष के हो जाएंगे। मतलब हमारे संगठन के स्थापना का रजत जयंती मनाएंगे। तो 2025 तक हम क्या संगठन के माध्यम से अपने संगठन को कहां पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं, ये हमारे सामने आज प्राथमिकता है। और एक संयोग मान लीजिए, हमारे 2029 हमारी रजत जयंती और एक संयोग उसके साथ चल रहा है। वो संयोग है विश्व के जो पर्यावरण शास्त्री हैं, उन्होंने एक चेतावनी पूरी मानव सभ्यता के सामने रखी है कि अगर 2030 तक जलवायु परिवर्तन के संकट को रोकने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए अगर मानवता ने, मानव समाज ने सही कदम नहीं उठाए, तो जलवायु परिवर्तन का ये संकट फिर मानव के हाथ से निकल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी मानव के हाथ से निकलने के बाद, ये आज उनकी कल्पना भी करना कठिन है। गत 2-3 वर्षों से उस जलवायु परिवर्तन का कुछ दाहकता हमको अनुभव आने लगी है
और वो 2030 भी अब नजदीक नहीं है, तो 2029 में हमारी रजत जयंती और 2030 की ये चेतावनी सहयोग से साथ साथ चल रही है। तो 2029 तक जो हमारे संगठन के संस्थापक आदरणीय गोविंदाचार्य जी ने जो दर्शन हमारे सामने प्रकृति केंद्रित विकास रखा है, उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली सक्षम बनाना, ये काम हमारे सामने है। संगठन विस्तार, अब तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अनेक उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, अनेक लोगों के साथ, अनेक संगठनों के साथ कार्य करने का अनुभव भी हमने लिया है। लेकिन इसके आगे अगर हमको हमारे संगठन ने जो विचारधारा, जो दर्शन अपने सामने रखा है, उसके आधार पर कुछ सकारात्मक परिणाम इस देश के समाज के लिए हमें प्राप्त करने हैं, तो अपने संगठन का विस्तार, उसको मजबूत करना अब ये हमारी प्राथमिकता बन गई है। तो 2029 तक अगर परिणाम लाने हैं तो संगठन तो उसके पहले ही हमें तैयार करना होगा। तो आने वाले 3 वर्षों में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का संगठन देशव्यापी खड़ा करना, ये लक्ष्य हमारे सामने है। जब हम देशव्यापी कहते हैं तो 600 जिले हैं और लगभग 40 प्रांत हैं इस देश में। तो हर प्रांत में हमारी कार्य समिति बन जाए, हर जिले में हमारी कार्य समिति बन जाए, और वो कुछ कार्यक्रम, कुछ अभियान जिले जिले में प्रारंभ हो, जो व्यवस्था परिवर्तन और प्रकृति केंद्रित विकास को धरातल पर उतारने के लिए आगे के कदम हमारे सिद्ध हो। साथियों, आने वाले 1 वर्ष में, ये 3 वर्ष में हम देशव्यापी संगठन करना चाहते हैं। आने वाले 1 वर्ष में हमारा प्रयास रहेगा, अभी हम लोग लगभग 100 जिलों में हमारा संगठन है, 201 जिलों में संपर्क है, लेकिन 100 से अधिक सदस्यों की कार्य समिति हमारे 300 जिलों में अगले वर्ष भर में हम बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले 3 सालों में एक सशक्त और देशव्यापी संगठन ये बन सके। ये हमारी आज की प्राथमिकता है। उसके साथ सिर्फ संगठन बनाते रहने से तो कार्यकर्ताओं का और क्या करेगा, संगठन क्या करेगा, मतलब जो लोग जुड़ते जाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी माननीय गोविंदाचार्य जी ने अगले 10 वर्षों के लिए कुछ कार्यक्रम मिशन के तौर पे हम हाथ में ले, और फिर जहां जहां हमारा संगठन बनता चले, वहां वहां उस कार्य में हम आगे बढ़ते चले। तो ऐसे 10 कार्य कम से कम हम मिशन मोड में प्रारंभ करें। उसमें से कुछ कार्य पिछले कार्यक्रमों में माननीय गोविंदाचार्य जी ने हमारे सामने रखे हैं। उसमें से 2-3 उदाहरण, 4 उदाहरण में, 2 एक प्रकार से रचनात्मक और 2 एक प्रकार से अभियान या आंदोलनात्मक ऐसे गतिविधियों का सिर्फ आपके सामने उल्लेख करता हूं। हमारी जलवायु परिवर्तन या प्रकृति केंद्रित विकास, तो पहला एक मिशन मोड में काम करने के लिए 10 वर्षीय योजना, तो पहला एक कार्यक्रम माननीय गोविंद जी ने कहा है कि क्या इस भारत में 10 लाख जलाशयों, नए जलाशयों का निर्माण हो सकता है क्या। आज 2.5 लाख पंचायतें देश में है, ग्राम पंचायत। हर पंचायत में 4-5 अगर जलाशय, बड़े बड़े तालाब अगर होते हैं, तो देश को प्रकृति केंद्रित विकास या जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक साधन मिलेगा। नेहरू जी के जमाने में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी को पूछा गया कि भारत की पानी की समस्या के लिए क्या किया जाए। तो उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन ये भी किया था कि भारत में 3 महीने बरसात होती है,
उसको 8 यूरोप की तरह 8 महीने की बरसात बना दिया जाए। वो संभव नहीं है। हमारे यहाँ 3 महीने बरसात होती है, 3 महीने में भी 100 दिन बरसात होती है, 100 दिन में भी केवल 100 घंटे भारी बरसात होती है। और आज हमारा वर्षा से मिलने वाला 80% जल इस समुद्र में चला जाता है। और आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण तो ये पानी की समस्या और भीषण होने वाली है। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने ग्राम ग्राम नगर नगर में लाखों तालाब बनाए हैं और इस देश में सिंचाई से लेकर पीने के पानी की समस्या नहीं थी। लेकिन गत दशकों में, गुलामी के काल में और फिर बाद में गत दशकों में उस पूर्वजों के अनुभव के आधार पर जो उन्होंने तालाबों की संस्कृति इस देश में पैदा की थी वो लुप्त हो जा रही है। जो तालाब थे वो भी काटे जा रहे हैं। वो 10 लाख नए तालाब अगर बनाते हैं तो जलवायु परिवर्तन का जो संकट हम सबके सामने दिखाई दे रहा है उसमें कम से कम सिंचाई और पेयजल की समस्या के लिए वो जलाशय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो गांव-गांव में जलाशय निर्माण का एक अभियान हमें प्रारंभ करना है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन या प्रकृति केंद्रित विकास का ही हिस्सा है। पर्यावरणविद कहते हैं कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, और आज बहुत प्रयत्नों के बाद केवल 17% भूभाग पर वन है। और अभी जो विश्व की संस्था है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के लिए, उसने चेतावनी दी है या उसने एक कार्यक्रम दिया है कि 2030 तक अगर हम 1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब पेड़, 1000 अरब पेड़ लगाते हैं, 1 ट्रिलियन पेड़, तो कुछ समस्या को आसान करने में वो मदद करेगा। तो भारत 2% भूभाग है विश्व का, लेकिन 18% विश्व की आबादी है। तो पेड़ तो लगाना है क्योंकि उसके बिना आगे समस्या हल नहीं होने वाली। तो उसकी जगह पे फलदार पेड़ लगाने का अभियान चला था और इसमें देश में 2 अभियानों में सफलता के रूप में हमारे सामने मार्गदर्शन के रूप में है। एक पालेकर जी, सुभाष पालेकर जी ने पंचस्तरीय बागवानी 5 ईयर गार्डनिंग के नाम से एक सफल प्रयोग रखा है। दूसरा, मयंक गांधी जी जो पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, अन्ना मूवमेंट में रहे, वो राजनीति से अलग होकर उन्होंने फलदार पेड़ लगाना, किसानों के खेतों में फलदार पेड़ लगाना एक विशाल अभियान किया है। गए 3 साल में उन्होंने 1 करोड़ पेड़ लगवाए हैं। इस साल वो 3 करोड़ पेड़ लगवा रहे हैं। इसमें हमारे हरित भारत अभियान जो माननीय गोविंद जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ उसमें वो है। तो वो फलदार पेड़ के कारण अगर वो सोयाबीन की खेती है, कपास की खेती है या चावल गेहूं की खेती है, तो उससे कम से कम 5 गुना से 10 गुना आय किसानों की बढ़ रही है फल की खेती से। ये 2 सफल प्रकल्पों से हमारे सामने आया है। तो इसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचे, मतलब फल के पेड़ लगेंगे तो एक तरफ जलवायु परिवर्तन की समस्या हल होगी और दूसरे जो भारत की अपनी विशाल समस्या है, रोजगार की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, तो फल के पेड़ लगाने से वो भी दूर होगी। गांव में फिर से हम समृद्धि लाने में ये फलदार पेड़ लगाने का अभियान एक बहुत बड़ा सहायक होगा। तो दूसरा, एक फलदार पेड़ लगाने का अभियान हम इस आगे 10 वर्षों में चला सामने माननीय गोविंदाचार्य जी ने रखा है। दूसरा, एक उदाहरण आंदोलनात्मक रूप में अभियान चलाने के लिए, उसको उन्होंने नाम दिया है शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय। साथियों, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस
जर्मनी आदि देशों में आपने सुना होगा कि वहां 1 साल में न्याय का निर्णय होता है, मुकदमे का निर्णय 1 साल के अंदर अंदर होता है। भारत में वो 10 से 20 साल लग जाते हैं अधिकांश मामलों में। ये इसका कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 110 न्यायाधीश है। इंग्लैंड में 10 लाख की आबादी पर 60 न्यायाधीश है। विश्व के जो जहां 1 साल में निर्णय होता है, वहां 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 न्यायाधीश है। और हमारे यहाँ भी लॉ कमीशन ने, जो न्यायिक आयोग था, उसने 1987 में ही कहा था केंद्र सरकार से कि आप 10 लाख की आबादी के हिसाब से 50 न्यायाधीश नियुक्त करने का नियम बनाइए। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो 50 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी प्रति 10 लाख पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। 1987 में ये लॉ कमीशन ने कहा था, अब तक लागू नहीं हुआ। तब 10 लाख पर 10 न्यायाधीश थे, अभी मुश्किल से 15 तक पहुंचे, जबकि आवश्यकता, देश की आवश्यकता कम से कम 50 की है। तो इस मांग को आगे बढ़ाना क्योंकि नौकरशाही ठीक से काम करे, राजनेता ठीक से काम करे, तो ये सबसे बड़ा अंकुश अगर कोई लगा सकता है तो वो न्यायपालिका है। लेकिन न्यायपालिका को मुकदमों के बोझ में दबा रखा है, वो तभी मुक्त हो सकती है जब 10 मुकदमे मतलब न्यायाधीशों की संख्या है। तो इसको एक अभियान के तौर पे चलाना, ये आगामी कार्यक्रम माननीय गोविंद जी ने हमारे सामने रखा कि ये भी हो सकता है। इसी प्रकार से एक भूतकाल में हमसे एक गलती हुई है। हमारे पुराणों में कहा है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि की उत्पत्ति किए, तो उनका अवतरण कैलाश मानसरोवर में हुआ। मानसरोवर के कमल में, मानसरोवर में उगे कमल में ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ, ऐसी कथा है। उसका मतलब है कि हमारी जो सनातन धर्म की सृष्टि है वो मानसरोवर से हुई। लेकिन पिछले दशकों में, पिछली शताब्दी मान लीजिए, आजादी के बाद हमसे गलती हुई और आज कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में। हमें वहां जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता है। जिस मानसरोवर से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आज हम सनातन धर्म वालों को वहां जाने के लिए चीन का पासपोर्ट लेना पड़ता है। ये हमारे लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम सब का एक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि कैलाश मानसरोवर शीघ्र से शीघ्र भारत का हिस्सा बने। और हम सब की सदिच्छा है कि माननीय गोविंदाचार्य जी के नेतृत्व में ऐसा कोई अभियान चले। साथियों, 4 उदाहरण से आगे मैंने रखे हैं कि आगामी यात्रा राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, इस विषय में आपके सामने विषय रखना था। समय की मर्यादा का मैंने भी अतिक्रमण किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 2029 तक राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा। इसके लिए हम सैकड़ों कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और आप सभी लोगों से इसमें जुड़ने, सहयोग करने पे हम याचना करते हैं। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।